दूसरे ही लम्हे उसने जो कुछ किया उससे मेरी हालत गैर हो गई। उसने एक झटके से अपना और मेरा लिबास उतार दिया। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। इन बंद आंखों में एक चमकदार ह्योला रक्शा था। वो सब कुछ जो मैंने कभी नहीं देखा था मेरी बंद आंखों में कूद रहा था। फिर मैंने इस बेलबास वजूद को अपने नज़दीक पाया। उसका वज़न मेरे सीने पर था। मैं बेजान हो गया था। मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट थी। पूरी ज़िंदगी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, इसलिए कराची जाने के तसव्वुर से दिल कांप रहा था। वैसे कराची की रंगीन दास्तानें दिल लुभाती थीं। चौधरी अल्लाह वसाया का बेटा गुल्लू भी तो कराची में ही था, और जब पूरे 1 साल के बाद वो कराची तक पहुंचा था तो धूम मच गई और सब के सब उससे मिलने गए थे। और चौधरी गुलाम अली जैसे मगरूर आदमी ने गुल्लू को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया था। गुल्लू मेरे बचपन का दोस्त था, और जब वो 1 साल के बाद चक पहुंचा तो मैं भी बेख्तियार उससे मिलने चला गया। लेकिन गुल्लू बदल गया था। लुंगी की जगह पतलून ने ले ली। बीड़ी की जगह के ये लंबे लंबे सिगरेट पीता। कलाई पर खूबसूरत घड़ी बंधी थी और वो एक एक से अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। मैं तो उसे देखता ही रह गया। गुल्लू मुझसे उस खलूस से नहीं मिला जिस तरह मिलता था। वो 15 दिन गांव में रहा। 8-10 दिन के बाद वो ठीक हो गया था, और उसके बाद जो उसने कराची के किस्से सुनाए तो नौजवान दिल महसूस कर गए। सब सोच रहे थे कि काश वो भी गुल्लू की तरह कराची जा सकते। दूसरे साल गुल्लू फिर गांव पहुंचा था, और फिर वो नूरन निसा उर्फ नूरी से शादी करके दोबारा कराची चला गया। नूरा को वो गांव ही छोड़ गया था। कराची के ख्वाब सिर्फ मेरे ही नहीं, बहुत से दोस्तों की आंखों में बसे हुए थे। बहरहाल उसके बाद जो भी कभी कराची गया, वापसी में उसने ऐसी अनोखी कहानियाँ सुनाई कि कराची हमारे लिए ख्वाबों का शहर बन गया। मैंने भी कराची के ख्वाब बहुत देखे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि मुझ जैसे लोग कराची नहीं जाते। लेकिन तकदीर के बारे में कौन कह सकता है। हालात ने मेरे लिए भी राह निकाल ही दी। थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर खेती बाड़ी करते थे। घर में हम 5 अफराद थे, मेरी माँ, बाप, 2 बहनें और मैं। हम दोनों बाप बेटे उस छोटी सी ज़मीन से रोज़ी हासिल करते, लेकिन गुजारा मुश्किल से ही होता था। खून पसीना एक एक करके बस इतना ही मिलता था कि साल के 8-9 महीने तो आराम से गुजरे, और 4 महीने कसम परसी की आलम में। मैं तो बचपन से ही आज़ाद फितरत का मालिक हूँ, लेकिन बाबा की कमर रोज़ बरोज़ झुकती जा रही थी। ख़ास तौर से बहनों का ख्याल उन्हें मारे डाल रहा था, क्योंकि गांव की सारी हवाएं उनके जिस्मों में जाकर उन्हें गुब्बारे की तरह फुला रही थी, और दोनों में मुकाबला हो रहा था कि पहले कौन जवान हो। लेकिन उनकी जवानी का बोझ बाबा की कमर पर पड़ रहा था, और वो रोज़ बरोज़ झुकती जा रही थी। उसने नज़र भर कर दोनों बेटियों को देखना छोड़ दिया। अक्सर वो मुझसे सवाल करता कि उनका क्या होगा, और उनके लिए तो फूटी कौड़ी भी जमा नहीं हो सकी। अब अगर कोई रिश्ता मिल गया तो क्या करेंगे, ख्याल मुझे भी था, लेकिन मेरे पास जवाब कहाँ था। हाँ, उस वक़्त मैं उलझन में फंस गया जब अचानक बाबा फ़र्ज का शिकार हो गया। हकीम दवा दारू ना जाने क्या क्या, सारी ज़िंदगी अजाब होकर रह गई। बाबा लाख मना करता, लेकिन हम उसे मौत के हवाले तो नहीं कर सकते थे। तकदीर हमारी छोटी सी ज़मीन भी खा गई। सब कुछ बाबा की बीमारी पर लग गया। हमने बाबा को तो बचा लिया, लेकिन खुद हमारी ज़िंदगी हम पर बोझ बन गई। कुछ भी तो नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी। ऐसे नाजुक वक़्त में ज़िम्मेदार कलीम अली ने हमारी मदद की। उसने बाबा को अपने घर के काम काज के लिए नौकर रख लिया, और मेरे लिए तजवीज़ पेश की कि मैं कराची चला जाऊं और वहां जाकर किस्मत आजमाऊं। कलीम अली हमारे लिए फ़रिश्ता साबित हुए। घर वालों को 2 वक़्त की रोटी मिलने लगी, और जिसका कोई और आसरा नहीं था, और ये मामूली बात नहीं थी। मेरा रुमा रुमा कलीम अली का एहसान मान था। उस फरिश्ता सिफत आदमी ने मुझे कराची जाने के लिए कुछ रकम भी दी थी। वो खलूस दिल से हमारी मदद कर रहा था। उस ज़माने में किसी की बेगर्ज मदद मुमकिन नहीं, लेकिन चौधरी गुलाम कलीम अली हमेशा का नेक इंसान था। ये सब कुछ तो था, लेकिन कराची जाने का तसव्वुर मैंने तो कभी तवील सफ़र नहीं किया था। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चक से दूसरे चक, लेकिन अब इतना लंबा सफ़र करना था, और वो भी कराची का। रेल की पटरी हमारे गांव के सामने से गुजरती थी, लेकिन अब स्टेशन नहीं था। एक बार एक ख़राब बोगी रेलवे लाइन से उतारकर यहाँ डाल दी गई, और उसे अंदर से ज़रूर देखा था, और बस, लेकिन अब रेल में बैठना था।
बहरहाल सामान की पोटली बन चुकी थी, नसीहतों की पोटली बांधी जा रही थी। अपने कांधों पर हमेशा 2 बहनों का बोझ महसूस करना, हमारा तन्हा सहारा हो। तुम्हारी ज़रा सी गलती 4 जिंदगियों का खून कर देगी। कराची तिलस्मी शहर है, उसके तिलस्म में खो मत जाना। इस किस्म की हज़ारों नसीहतें और फिर फरमाइशें। भैया जब आओ तो मेरे लिए झुमके ज़रूर लाना, नसीमा ने कहा। और मेरे लिए भी एक चीज़ ले आना भैया, जरीना ने शरारत से कहा। ये मेरी लाडली बहन थी और शरीर भी बहुत थी। वो क्या? मैंने पूछा। कान में बताऊंगी, जरीना बोली और मैंने कान झुका लिया। कराची के एक खूबसूरत सी भाभी कहूँ अब्बा से, और मैंने उसे घूरा। फरमाइश मैंने तुमसे की है, अब्बा से क्या कहोगे? वो भी आंखें निकाल कर बोली। कल तू कहेगी कि मेरे लिए भी कराची से कोई खूबसूरत सा दूल्हा ले आना तो, और मैंने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि जरीना भाग गई। बहरहाल आखिरी वक्त आ गया। ज़िम्मेदार साहब की बैलगाड़ी मुझे लेकर चल पड़ी। अब्बा और एक आधा दोस्त साथ थे जो मुझे चक नंबर 27 के छोटे से स्टेशन छोड़ने आए। मेरे दोस्तों ने मुझे कराची देखने की पुरखलूस मुबारकबाद दी थी और फिर मेरे लिए टिकट ख़रीदा गया। बाकी रकम कमर के नीचे एहतियात के साथ बांध ली गई और मैं ट्रेन में सवार हो गया। बड़े बड़े बाबू लोग बैठे हुए थे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि किसी के साथ बैठूं, और फिर जगह भी कम थी। चुनाचा अपनी पोटली एक जगह रख कर मैं बैठ गया। अजीब हालत थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये सारे लोग मुझे घूर रहे हों और मैं पानी पानी हुआ जा रहा था। ट्रेन खिसकी तो अब्बा ने आंसू भरी आंखों से खुदा हाफिज कहा। ये आंसू मेरे दिल पर गिरे थे और मैंने फैसला कर लिया था कि अब्बा का बोझ ज़रूर बांटूंगा। कराची जाकर सख्त मेहनत करूंगा और खूब रुपया कमाकर भेजूंगा। बहरहाल ट्रेन चल पड़ी, लेकिन डब्बा तो अपनी जगह मौजूद था। मैं तो जहां बैठा था वहीं का वहीं बैठा रह गया। तो जस्टिस ने सारू भारत तो झांक कर बाहर देखा और सोचा कि लोग फजूल बातें करते हैं, ट्रेन कहाँ चलती है, असल में तो ज़मीन दौड़ती है। स्टेशन आते रहे, ट्रेन रुकती रही, दौड़ती रही, या ज़मीन दौड़ती रही और ट्रेन बदनाम होती रही। कुछ भी हुआ हो, मैं कराची पहुंच गया। ज़मीन की दौड़ मुझे हंगामों की बस्ती में ले आई, लेकिन ये बस्ती थी जिसकी कोई हद ही नहीं थी। रास्ते भर मैंने मंसूबे बनाए थे, एक के बाद एक ख्याल जहन में आता रहा था। कराची जाऊंगा, काम करूंगा, गुलू को तलाश करूंगा। वो तो बाबू है ना जाने बाबू कैसे बन गया, और उससे पहले तो मेरा जैसा था। मुमकिन है मैं भी बाबू बन जाऊं, मुमकिन है कराची आने के बाद हर शख्स बाबू बन जाता हो। लेकिन जिस जगह सारे लोग उतरे थे वो मेरी समझ से बाहर थी। इंसानों का एक अजीम हजूम था। इतना बड़ा हजूम तो मेलों में नज़र आता था, लेकिन यहाँ तो कोई मेला नहीं था, ना ही सर्कस था, ना झूले, फिर भी इतने सारे लोग मौजूद थे। मैं खड़ा उन्हें देखता रहा, इतना हैरान हो गया था कि कराची के बारे में जितनी दास्तानें सुनी थी सब मेरे जहन से निकल गईं। बस मैं पागलों की तरह एक एक चीज़ देख रहा था। बचपन में जादू के शहरों के बारे में जितनी कहानियाँ सुनी थी सब मेरे जहन में जाग उठी थीं। बहरहाल हैरत का ये वक्फा खासा तवील था। रेलें आती जाती रहीं। तब मैंने सोचा कि यहाँ खड़ा रहने से क्या फ़ायदा, अब तो जादू नगरी में आ ही गए हैं तो आगे बढ़ो, और मैं आगे बढ़ने लगा। जिस तरफ से दूसरे लोग आ जा रहे थे मैं भी उसी तरफ बढ़ गया और दरवाजे से बाहर निकल आया। बाप रे बाप, और मेले की वही जगह नहीं थी, बाहर भी मेला ही था। मोटरें दौड़ रही थी। उन सड़कों पर इंसान किस तरह ज़िंदा रहता होगा, मैंने सोचा, लेकिन मुझे लाशें कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए लोग ज़िंदा ही रहते होंगे, लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा। यूं बेवकूफ़ बना रहा तो क्या कर सकूँगा। बुजुर्गों का कहना है कि जैसा देश वैसा भेष। आखिर अपने वतन का शहर है, अपने ही भाई बंद हैं। अभी मुझे नहीं जानते, जब जान लेंगे तो मैं यहाँ अजनबी नहीं रहूँगा। एक लम्हा के लिए मैंने सोचा किसी से शनासाई हासिल की जाए, और उसके लिए मैं मुनासिब आदमी का इंतखाब करने लगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ आया, तब मैंने एक आदमी को इशारा किया, भाई साहब, ओ भाई साहब। वो शख्स रुका और मुझे देखा और नफ़रत से मुंह बनाकर आगे बढ़ गया। मैं हैरान रह गया था, ये क्या हुआ, और मैंने उसे क्या कहा था। सीधी सादी तो बात की थी, और उसमें नफ़रत की क्या बात थी। नहीं भाई, ये कराची अपनी समझ में आने वाली चीज़ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैंने सोचा यहाँ से कुछ दूर चलकर उस सिलसिले में कोई कोशिश करूँगा। चुनाचा मैं आगे बढ़ने लगा और फिर वहाँ से काफ़ी दूर निकल आया। बीच सड़क पर गाड़ियाँ चल रही थी। इस तरह पास से गुजर जाती कि मैं देखता रह जाता। इसलिए अब सड़क से काफ़ी नीचे उतर कर चल रहा था। सड़क थी कि शैतान की आंत न जाने कहाँ तक चली गई थी। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ यहाँ के मकानात और दुकानें थी।
कुछ समझ में नहीं आता था कि इस जादू नगरी का क्या भेद था और यहाँ रहने वाले कैसे थे। बड़ी मुश्किल से एक बार फिर हिम्मत की और एक तन्हा शख्स को रोका। भाई साहब, मैंने आवाज़ दी और वो रुक गया, लेकिन चेहरे पर कोई मुलायमत नहीं थी, होंठ मुस्कुराहट से आ रही थे। मैं करीब पहुंचा तो उसका चेहरा कुछ और खुश्क हो गया। हिम्मत जवाब देने लगी और मैंने बड़ी मुश्किल से गला साफ किया। भाई साहब, मैं हाँ, और मैंने ज़ोर से गर्दन हिलाई। और तुम्हारी जेब कट गई और अब तुम्हारे पास वापसी के लिए पैसे नहीं हैं, क्यों? उसने कहा और मेरा दिल धक से रह गया। मैंने घबराकर अपनी पोटली टटोली जिसमें मेरी रकम महफूज थी। ये शख्स क्या बकवास कर रहा था? भाई साहब, वो मैंने कहना चाहा, लेकिन उसने फिर मेरी बात काट दी। शर्म नहीं आती तुम्हें, जलील? और उसके साथ ही वो आगे बढ़ गया। मैं हैरानी से सर खुजाकर रह गया। देखने में तो मर्द ही मालूम होता था। ये बात तो लड़कियां इस वक्त कहती हैं जब कोई रास्ते में उन्हें छेड़ दे। अरे बाप रे, कोई गड़बड़ हो गई। ज़रूर गड़बड़ होगी। गुलू ने कहा था कि कराची में मर्दों और औरतों की पहचान बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर मर्द बिल्कुल लड़की नज़र आते हैं और लड़कियां मर्द। तो क्या वो कोई औरत थी? अगर ऐसी बात है तब फिर तो वाकई गलती हो गई। मगर मूछें, हाँ मूछें भी तो थीं। तो क्या कराची की औरतें मूछें भी उगा लेती हैं? मगर किस तरह? मूछों का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं उस सूरत हाल से बहुत खौफजदा हो गया। वो तो शुक्र है कि उसने गड़बड़ नहीं की, अगर बात ज़्यादा बिगड़ जाती तो। अब तो बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। मर्दों और औरतों की तमीज़ भी ना हो सके तो मुसीबत यकीनी है। लेकिन अब कहाँ तक चलूँ? सड़क तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी और उसके दोनों तरफ बने हुए मकानात। मैं ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ गया। शाम भी झुक आई थी, रोशनियाँ जलने लगी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और उस अजीम व शान शहर में मुझे उस आसमान के नीचे कहाँ पनाह मिल सकेगी। मैंने सोचा, और इतने सारे लोगों में तो गुलू को तलाश भी मुश्किल है, जो फिल वक्त मेरा सहारा बन सकता था। गांव से चलते हुए मुझसे यही कहा गया था कि गुलू का पता मालूम करके उसके पास क़याम करूं। मेरे घर वाले भी इस हकीकत से नाआशना थे कि वो नहीं जानते थे कि कराची में गुलू का पता मालूम करना कितना मुश्किल काम होगा। चुनाचा उन्होंने भी बड़े आराम से कह दिया था, अगर यहाँ आती तो पता चलता कि यहाँ गुलू जैसे लोग इस तरह गायब होते हैं जैसे शायद की मक्खियों के छत्ते में से एक मक्खी। काफ़ी देर गुजर गई। भला मैं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र कैसे कर सकता था? चलता रहा। सड़कों की कोई हद नहीं थी, ना जाने कहाँ कहाँ तक फैली हुई थीं। अजीबोगरीब रास्ते थे, ऐसे कि अकल देखकर हैरान हो जाए। बहरहाल उन रास्तों को तो तय करना ही था। बहुत देर तक मैंने अपना सफ़र जारी रखा और उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, लेकिन उसके बाद तेज़, खूब तेज़। ज़रा सी देर में मैं भीग गया और दूसरे लम्हे मैंने एक इमारत की तरफ दौड़ लगाई। बारिश इतनी तेज़ थी कि अब खुली जगह में गुजारा मुमकिन नहीं था। चुनाचा उस बोसीदा सी इमारत में मैं अंदर तक चला गया, पनाह की तलाश में। फिर एक साइबान के नीचे मैं रुका, लेकिन खुदा की पनाह, बाहर से बोसीदा नज़र आने वाली ये इमारत अंदर से किस कदर हसीन थी। इतनी खूबसूरत कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बहुत से कमरों में रोशनी नज़र आ रही थी। बहरहाल मैं बारिश से बच गया, लेकिन बच क्या गया, पूरा बदन शराबूर हो रहा था, पानी टपक रहा था। लिबास से मुझे अपनी बेबसी पर बड़ी परेशानी हुई। कपड़े पोटली में थे, लेकिन पोटली भी भीग गई थी। काफ़ी वक्त गुजर गया और बारिश इसी ज़ोर शोर से जारी थी और कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बहरहाल रात यहाँ गुजारी जा सकती है, मैंने सोचा और फैल कर बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि दफतन एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक मोटी सी औरत बाहर निकल आई। ये तो 100% औरत थी, लेकिन उसने मुझे देखकर एक ज़ोरदार चीख मारी और वापस अंदर घुस गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया था। मैं बौखला गया। ये मुसीबत आई। मुसीबत को आना था सो आ गई, और तनहा नहीं आई थी। उसके साथ 2-3 लंबे तलंगे मस्टंडे भी थे, जिनकी हाथों में मुड़ी हुई लकड़ियां थीं। घेर लो, पकड़ लो, भागने ना पाए। वो आवाज़ें लगाने लगे, लेकिन दूर ही दूर से ना जाने वो किससे बात कह रहे थे। अभी पुलिस आ जाएगी, फ़ोन करो। अरे मार मार कर भेजा निकाल दो साले का। वो बेवकूफ़ों की तरह चीख रहे थे और मैं हैरानी से उनकी शक्लें देख रहा था। ना जाने वो किसके बारे में ये बातें कह रहे थे। फिर मोटी औरत ने दरवाजे में से गर्दन निकाली। पकड़ लिया, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। अभी नहीं, मगर जाएगा कहाँ साला? अभी पुलिस आती है, आपने फ़ोन कर दिया। ओह कम वक्त, फ़ोन डेड है, लाइन ख़राब हो गई। औरत की आवाज़ उभरी और मैं उठ खड़ा हुआ, लेकिन जो ही मैं खड़ा हुआ उनमें भगदड़ मच गई। पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो की आवाज़ें तेज़ हो गई थी, लेकिन कौन किसे पकड़ रहा था ये अभी तक मालूम नहीं हो सका।
मोटी औरत ने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर दरवाजे के पीछे से उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी, पकड़ लिया। नहीं मालकन, पिस्तौल है साले के पास, पिस्तौल। आवाज़ एक दिलदोज़ चीख की शक्ल में उभरी और फिर मादूम हो गई। उसी वक्त बाहर से रोशनियां नजर आईं और एक मोटर इमारत के साहिबान के सामने आकर खड़ी हो गई। साहब आ गए, साहब आ गए, वो आवाज़ें फिर उभरी। क्या बात है, क्या हो रहा है? साहब मुझे और उन लोगों को देखते हुए आगे बढ़ाए। चोर है साहब, हम इसे पकड़ रहे हैं, किसी ने कहा और साहब भी जल्दी से पीछे हट गए। अब वो मुझे घूर रहे थे और ये बात अब मेरी समझ में आई थी कि वो मुझे चोर समझ रहे हैं और इतनी देर से मुझे ही पकड़ा जा रहा है। चोर है तो पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? फ़ोन ख़राब है साहब। तो फिर इसे पकड़ लो, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले चलूँगा। मगर साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आगे बढ़कर कहा, और साहब जितना आगे आए हो उतना ही पीछे हट गए। चोर नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? बारिश हो रही थी जी, बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गया। और रात गहरी होने पर अंदर घुस जाते क्यों? मैं तुम लोगों को खूब समझता हूँ, साहब ने जहानत का मुजाहरा किया। नहीं जी, बारिश ख़त्म होती तो बाहर चला जाता, मैंने जवाब दिया। चलो भागो यहाँ से, ये कोई रेस्ट हाउस नहीं है, चलो। साहब गरजी और मैं पोटली संभाल कर खड़ा हो गया। ओहो, इस पोटली में क्या है? मेरे कपड़े हैं जी। अच्छा निकलो यहाँ से, माँ सादो सामान के बसेरा करने आए थे। मैं कहता हूँ कि तुम जाते हो या मैं तुम्हें गोली मार दूँ। साहब ने जेब में हाथ डाला। अब ना जाने पिस्तौल था भी या नहीं, धमकियाँ दे रहे थे। बहरहाल पहला तजर्बा हुआ था। कराची वालों का अखलाक इतना ख़राब है, ये गुलू ने नहीं बताया था। बारिश अब हल्की हो गई थी, मैं बाहर निकल आया। अपने पीछे उन बद अखलाक लोगों को ना जाने क्या क्या बकवास करते छोड़ आया था। सड़कों पर पानी जमा हो गया, लेकिन पक्की सड़कें थी इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं चलता रहा और रात का ना जाने कौन सा पहर बीत गया, ना जाने मैं कहाँ पहुँचा। उस वक़्त मुझे उस बारे में कुछ नहीं मालूम था। अब तो किसी इमारत के साए में पनाह लेने से भी खौफ महसूस हो रहा था। फिर मुझे कब्रिस्तान नज़र आया और मैंने गहरी सांस ली। कब्रिस्तान में चंद दरख्त भी थे, एक दरख्त के नीचे एक मकान भी नज़र आया था। यही दरख्त ऐसा था जिसके साए में मैं पनाह ले सकता था, और यूँ भी बुरी तरह थक गया था और अब मज़ीद चलने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं थका हारा बैठ गया। लेकिन रंगीन कराची की बदनुमाई ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरख्त के नीचे बने मकान के दरवाजे पर दो आदमी नजर आए, जो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए निगाह से उजल हो गए। और उसके बाद एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। थोड़ी देर तक गाड़ी खड़ी रही और फिर चली गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा एक मोटरसाइकिल आई और उसे उतरने वालों ने मकान का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई निकला, फिर अंदर चला गया, फिर वापस आ गया और मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट हो गई। लेकिन उसकी तेज़ रोशनी मेरे ऊपर पड़ी थी और मेरी आंखें बंद हो गई। वो मोटरसाइकिल भी चली गई, लेकिन अभी उसे गए हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दफ़तन अकब से मेरे ऊपर मुसीबत टूट पड़ी। थप्पड़ों, लातों और घोंसों की बारिश होने लगी और मेरे हवास जवाब दे गए। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल सकी थी। पहले तो मुझे खूब मारा गया, फिर कई आदमी मुझे पकड़े हुए मकान के अंदर ले गए। बाहर से यूं ही सा नज़र आने वाला ये मकान अंदर से कुशादा और रोशन था। एक बड़े से कमरे के पक्के फर्श पर मुझे धक्का दे दिया गया। ओहो रमज़ानी उस्ताद, मैं इसे पहचानता हूँ, मशकूक आदमी है, मैंने अक्सर इसे करामते के पास देखा है, एक आदमी ने कहा। रमज़ानी से वाकिफ़ नहीं क्या? और एक और शिकत गुर्राते हुए कहा। ठगने कद का बेहद खतरनाक सूरत आदमी था, चेहरे पर जख्मों के कई निशान थे। उसकी आवाज़ भी बेहद खौफनाक और भारी थी। क्यों, किसने लगाई है तुम्हारी ड्यूटी? दूसरे आदमी ने पूछा। कैसी ड्यूटी साहब? बनो मत, रमज़ान की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। तुम्हें मालूम है कि हम कमीशन देते हैं। भाइयों, मेरा नाम सरदार अली है, चक नंबर 12 का रहने वाला हूँ। कराची नौकरी की तलाश में आया हूँ। बारिश से बचने के लिए जब कहीं पनाह नहीं मिली तो यहाँ बैठा था। मैं तुम्हें कोई सुना भाई, ये चक नंबर 12 से आया है, इसे चक नंबर 13 में पहुँचा दो। सुबह को देखेंगे, ये धंधे का वक़्त है। रमज़ान ने कैकल गाकर कहा और चंद लोगों ने मुझे पकड़ लिया। फिर उसी इमारत में सीढ़ियों के ज़रिए नीचे ले जाया गया और एक कमरे में कैद कर दिया गया। कराची वाकई रंगीन जगह है, मैंने सोचा, लेकिन यहाँ के रंग निराले हैं, कोई बात समझ में नहीं आती। बहरहाल ये सुकून की जगह थी, हालांकि काफ़ी मार पड़ी थी, लेकिन मेरा तवाना बदन ने उन चोटों का ज़्यादा असर नहीं कबूल किया और मैंने बंद दरवाजे को देखा और फिर उसे अंदर से भी बंद कर लिया। उसके अलावा अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने अपने भीगे हुए कपड़े उतार दिए। पोटली उन कमबख्तों ने अपने कब्जे में कर ली थी, वरना दूसरे कपड़े पहन लेता। मजबूरन उन्हें कपड़ों को निचोड़ कर पहन लिया। सख्त नींद आ रही थी, इसलिए फर्श पर लेट कर सो गया। सुबह को जो होगा देखा जाएगा।
दिन को न जाने किस वक्त आँख खुली। भूख के मारे जान निकली जा रही थी। पहले तो लेटा रहा, फिर सोचा कि कुछ करना चाहिए वरना भूख से ही मर जाऊंगा। तब मैंने दरवाज़ा अंदर से खोला और ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। देर तक दरवाज़ा पीटते रहने के बाद किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाजे में एक खिड़की खुल गई। एक पतली सी दरज थी जिससे किसी औरत की सूरत नजर आई। क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? रमज़ान तुम्हारी आंतरियाँ निकाल देगा। मैं भूखा हूँ। तो यहाँ क्या तुम्हारी याद? तुम्हारे बाबा ने होटल खोल रखा है। मेरी पोटली में सत्तू और गुड़ रखा है, वो दे दो। पोटली रमज़ान के पास है, तो रमज़ान को बुला दो। वो सो रहा है, जगा दो उसे। मैं भूखा हूँ और जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ नहीं देखता। मुझे वाकई गुस्सा आने लगा। मरता रहा इसी तरह, मेरा क्या है? अगर दरवाज़ा पीटा तो बिन मौत मारा जाएगा। रमज़ान की नींद खराब हो जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ता। औरत ने दर्द बंद की और फिर चली गई। मेरी भूख बढ़ती जा रही थी और पारा भी चढ़ गया था। जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैंने एक बार फिर उठा और मैंने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर अपने बाएं शाने पर टक्कर मारी और उस टक्कर से तो पूरे गांव के लोग घबराते थे। दरवाज़ा चरचराया और उसका एक क्वार्टर अलग हो गया। मैं बफरे हुए तेंदुए की तरह बिल्कुल बाहर निकल आया, लेकिन सामने ही दो आदमी नजर आए जो एक पेटी में बोतलें भर रहे थे और वो इस तरह उछले के बोतलें उनके हाथ से गिरकर टूट गईं और कोई सुरख सा पानी फर्श पर बहने लगा। दूसरे लम्हे वो संभल गए। पकड़ लो साले को, मारो। और उनमें से एक ने कहा, देखो। और इसके साथ ही उन्होंने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। कई घोंसे खाए और मैंने उनके और फिर खुद भी हाथ घुमा दिया। अब मजबूरी थी, उसके बगैर चारा ही नहीं था और एक ही हाथ काफ़ी था उसके। शहरी बाबू के लिए वो उछल कर दीवार से जा टकराया और फिर खड़ा ना हो सका। मैंने आगे बढ़कर दूसरे को पकड़ लिया और फिर उसे भी दीवार पर दे मारा। लेकिन उसी वक्त सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर दो आदमी नीचे उतरते हुए नजर आए। उनमें से एक तो रमज़ान था और दूसरा कोई बाबू। रमज़ान ने हैरत से उखड़े हुए दरवाजे को देखा और फिर अपने दोनों साथियों को। क्या हो रहा है ये? वो धाड़ा और दूसरी लम्हे पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन बाबू ने उसे रोक लिया। यही है? उसने पूछा। हाँ यही है। तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ आदमी हो रमज़ान। क्या सूरत से तुम्हें यह हमारा आदमी मालूम होता है? बाबू ने कहा। किसी दूसरे इलाके का हो सकता है। बकवास कर रहे हो। क्या हम अपने आदमियों को नहीं पहचानते? और फिर यह हमारा इलाका है, यहाँ कोई दूसरा दखल क्यों देगा? तुम कमीशन पहुँचाते रहो और धंधा जारी रखो। तुम्हें इत्मीनान है बाबूजी? हाँ यार, मैं ज़मानत देता हूँ तुम्हें। ख्वाह मख्वाह मुझे परेशान किया। देखें, इस साले ने गड़बड़ की है, दरवाज़ा भी तोड़ दिया। तुम ऊपर चलो, मैं इसे देखता हूँ। गरीब देहाती है, कोई नुकसान मत पहुँचाना, बाबू ने कहा और वापस सीढ़ियों से ऊपर चला गया। तब रमज़ान मुझे घूरने लगा। क्यों बे, लफड़ा कर रहा है? रमज़ान को नहीं जानता? ये पिस्तौल फेंक दो और फिर मुझे भी जान लो, मैंने बेखौफी से कहा। गैर जगह थी, वरना मेरे गांव के लोग मुझसे अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन रमज़ान को मेरी बात बुरी नहीं लगी और वो हंस पड़ा। चल यारी कर ले, धोखे में मारा गया ससुरा। बारिश से बचने के लिए यही जगह रह गई थी। चल दोस्ती कर ले। पहले मुझे खाना खिलाओ, मैं भूखा हूँ। आजा मेरे लाल, बस आजा, आजा मेरे पीछे पीछे, उसने कहा और ज़मीन पर पड़े हुए आदमियों पर उसने कोई तवज्जो नहीं दी और मैं उसके साथ चल पड़ा और वो मुझे लिए हुए ऊपर के कमरे में पहुँच गया जहाँ वही औरत मौजूद थी। बाबू चले गए? उसने पूछा। हाँ, मगर ये नहीं, ये ठीक है, भूखा है, जा जल्दी से खाना ले आ, रमज़ान ने कहा और वो चली गई। अच्छी खासी शक्लो सूरत की औरत थी, उम्र 28-30 साल से ज़्यादा ना होगी। बैठ जा पटोले, कहाँ से आया है? रमज़ान ने हंसते हुए पूछा। बता चुका हूँ। कब आया है मेरे लाल? कल ही आया था और सीधा कब्रिस्तान चला आया। रमज़ान को मौका बे मौका हंसने की आदत थी। ये कराची है, मैंने नफरत भरे लहजे में कहा। ये तो रमज़ान का घर है माशूक, कराची तो बहुत बड़ा है। वो हंस पड़ा। रात को बारिश हो रही थी, मैंने एक घर की छत के नीचे पनाह ली तो वो मुझे चोर समझे और फिर सोचा कि कब्रिस्तान में बारिश से बचूं तो। औरत खाना ले आई और मैं खामोश हो गया। बहरहाल खाना बहुत अच्छा था। ज़रा सी देर में मैंने बर्तन खाली कर दिए और वो दोनों आदमी भी अचानक ही कमरे में पहुंच गए थे जिन्हें मैंने ठीक किया था। माल भर दिया हरामियों, रमज़ान गुराया। हाँ दादा, मगर ये यार है अपना, जाओ माल ले जाओ, मगर एहतियात से, सब तुम्हारे बाप नहीं हैं, रमज़ान ने कहा और वो दोनों चले गए। हाँ तो पटोले नौकरी करने आया है, चक नंबर 12 से। हाँ, मैंने जवाब दिया। क्या काम जानता है? कोई काम नहीं जानता। पढ़ा लिखा है कुछ? नहीं। ठीक है, फिर तो कोई गवर्नमेंट अफसर ही लग सकता है और कोई नौकरी मिलना मुश्किल है। फिर हंस पड़ा और फिर बोला, पैसे कमाना है मेरी जान तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं उसकी सूरत देखने लगा और फिर मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, देखो रमज़ान भाई, मैं पूरी ज़िंदगी में पहली बार घर से बाहर निकला हूँ।
कराची मेरी समझ से बाहर है। कुछ समझ में नहीं आता यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, कोई किसी का अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त है कि नहीं। यहाँ मेरे गांव के कई आदमी हैं और उनमें गुलू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बहरहाल यहाँ आकर तो ये अंदाज़ा होता है कि गुलू की तलाश नामुमकिन है। इन हालात में मुझे किसी की ज़रूरत है। तुमने गलतफहमी की वजह से मेरे साथ जो सलूक किया है मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। रमज़ान ने मुझे गौर से देखते हुए गर्दन हिलाई। लेकिन मेरी जान, कराची में रहना आसान बात नहीं। मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ और कराची में रमज़ान जैसे आदमी का मिलना भी आसान बात नहीं। मैं समझा नहीं। मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ बता दूंगा। जानते हो कि मैं कौन हूँ? नहीं रमज़ान भाई, दुनिया की निगाहों में एक गोरकन जो कब्रें खोदने का काम करता है, लेकिन मुर्दों से ज़्यादा मैं जिंदों को आसानी से दफना देता हूँ। रमज़ान ने खौफनाक लहजे में कहा। मैं अब भी नहीं समझा रमज़ान भाई। मतलब ये कि पुलिस मेरी मुट्ठी में है। जिसने मुझसे गद्दारी की मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। मैं जो काम तेरे हवाले करूं पूरी ईमानदारी से अंजाम देना होगा। ऐसा ही होगा रमज़ान भाई। होशियारी भी ज़रूरी है। जो काम तुम मुझे बताओगे मैं होशियारी से करूंगा। तो फिर ऐश भी करेगा। किस्मत वाला है कि मेरे पास आ गया, वरना ना जाने कहाँ कहाँ मारा फिरता 2 रोटी के लिए। और फिर वो औरत को आवाज़ देकर बोला, छीमे, ये मेरा यार है, आज से यहीं रहेगा। और मैंने इसे धंधे में शरीक कर लिया। औरत मुस्कुराई और उसने गर्दन हिला दी। उसके लिए कोई कमरा ठीक कर दूं? हाँ, ख्याल रखियो इसका। अच्छा सरवर रे, अब तू आराम कर, कल से काम तेरे हवाले करूँगा। मैं ज़रा जा रहा हूँ। मैंने मुतशक्किराना अंदाज में गर्दन हिला दी और रमज़ान चला गया। दिल ही दिल में मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि थोड़ी तकलीफ़ तो ज़रूर हुई, लेकिन अब एक सहारा मिल गया और ये सहारा मेरे लिए बेहद कीमती था। औरत मुझे इस कमरे में छोड़कर निकल गई और थोड़ी देर के बाद वापस आई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और मैंने उसमें हल्की सी तब्दीली महसूस की थी। उसके बिखरे हुए बाल सुलझ कर बंध गए थे और होंठों पर हल्की सी सुर्खी की तय चढ़ी हुई थी। तुम्हारा नाम सरवर है ना? हाँ। मेरे मामू का एक बेटा था, उसका नाम भी सरवर था। अच्छा। मैंने अहमकों की तरह गर्दन हिलाई। बचपन ही में मेरी उससे मंगनी हो गई थी। अच्छा। और मैंने फिर उसी अंदाज में कहा कि मुझे शर्म आ रही थी। दूसरी की औरत थी, मगर किस बेतकल्फी से मुझसे बातें बनाने बैठ गई थी। मगर फिर शादी नहीं हुई। वो ठंडी सांस लेकर बोली और फिर एकदम कहने लगी, चाय पियोगे? पिला दो। मैंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। आओ पहले तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं। और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। मेरे कमरे में एक पलंग था और जिस पर दरी बिछी हुई थी। 3 कुर्सियां और एक मेज़ पड़ी हुई थी। गुस्ल खाना उस तरफ है। उसने बाहर इशारा किया। ठीक है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। और फिर वह बाहर निकल गई। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ कि वो किस बेतकल्फी से मुझसे बातें कर रही है। ज़रा भी झटक नहीं। गुलू के सुनाए हुए बहुत से किस्से मुझे याद आ गए। कराची की रुमान परवर फ़िज़ाओं की बहुत सी कहानियाँ गुलू ने मुझे सुनाई थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं काम कर रह गया। छिमिए रमज़ान की औरत है और रमज़ान सूरत से ही खौफनाक मालूम होता है। उसकी तरफ तो पूरी नज़र भी नहीं डालना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और ख़ुद भी अपनी प्याली लेकर बैठ गई। अपने गांव से कब आए थे सरवर? कल। ओहो, कराची पहली बार आए हो? हाँ। जब भी इतने शर्मीले हो। कराची के लोग शर्मीले नहीं होते, कराची के लोग। छिमिये ने एक गहरी सांस ली और छोड़ कराची वालों की बातें, तुम अपने गांव की कहानी सुनाओ। मेरे गांव की क्या कहानी हो सकती है? कहानी कहाँ की नहीं होती। लाखों कहानियाँ, लाखों अफसाने। गांव में तुम्हारा कौन कौन है? माँ बाप हैं और 2 बहनें हैं। भाई कोई नहीं? नहीं। और बीवी? नहीं। मैंने शर्मा कर जवाब दिया। अभी उम्र भी नहीं है, लेकिन कोई और तो होगा। बस इनके अलावा और कोई नहीं। किसी से मोहब्बत भी नहीं की। उसने शरारत से कहा और मैं कानों की लुएं मेरी जल उठी। ऐसी बातें मत करो छमिए, मैंने गर्दन झुकाकर कहा। अरे तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है? वो हैरत से बोली। हाँ, रमज़ान भैया ने यही कहकर पुकारा था तुम्हें। तुम मुझे छमिए मत कहो। क्यों? मैंने तज्जब से पूछा। अब वो बातें किया जा रही थी तो मैं क्या करता? मुझे इस नाम से नफ़रत है। वो नाक चढ़ाकर बोली। फिर तुम्हारा असली नाम क्या है? शाहदा। मैं तुम्हें भाभी कहूँगा, मैंने कहा। क्यों? इसलिए कि तुम रमज़ान भैया की बीवी हो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बीवी? उसने तंज़ी अंदाज में कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। तुम अगर कोई पुलिस अफसर बन जाओ या आबकारी के इंस्पेक्टर बन जाओ या कोई बड़े आदमी बन जाओ, ऐसे कि रमज़ान को तुमसे कोई काम आन पड़े, तो मैं तुम्हारी बीवी भी बन जाऊंगी, उसने कहा। और मेरा बुरा हाल हो गया। मैं चाय पीना भूल गया। हालांकि अकल इजाज़त नहीं दे रही थी कि उससे ऐसी बातें करूं, लेकिन तजस्सुस अकल पर हावी हो गया।
काका क्या मतलब? और मैंने उसी हैरत से पूछा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तुम रमज़ान की बीवी नहीं हो, मैं किसी की बीवी नहीं हूँ, सब की औरत हूँ। अपनी समझ में कुछ नहीं आया। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं। अभी तुम्हें कराची की हवा नहीं लगी। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं तो। और मैंने बेवकूफ़ों की तरह गर्दन हिलाई। ये औरत मुझे अजीब लग रही थी और उसकी बातें भी आसानी से समझ में आने वाली नहीं थीं। अगर ये बात है तो वादा करो कि जो बातें मेरे और तुम्हारे दरमियान होंगी रमज़ान को नहीं मालूम होंगी। रमज़ान को कैसे मालूम हो सकती हैं? मैंने तज्जब से पूछा। तुम तो नहीं बताओगे? अरे नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। वादा करते हो? हाँ, वादा करता हूँ। मुझे इत्मीनान है। अगर तुम 1 साल भी कराची में रह जाते तो उसके बाद मैं तुम पर एतबार ना करती। एक बात बताओ छमिए, कराची कैसी जगह है? मैंने सवाल किया। क्या मतलब? देखो, दुनिया के बारे में मेरी मालूमात ज़्यादा नहीं। कराची के बारे में थोड़ा बहुत इसलिए जानता हूँ कि मेरे गांव के कुछ लोग यहाँ आए हैं और यहाँ से अपने हालात बदल कर गए हैं। उनके कहने के मुताबिक तो कराची न जाने क्या था। तुम्हारा क्या ख्याल है? छमीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी क्या कह सकता हूँ, वैसे यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। जिस वक्त मैं यहाँ आया रात हो चुकी थी। बारिश से बचने के लिए मैंने एक ऐसी जगह अपना ली जो किसी के काम की नहीं थी। लेकिन पहले तो मुझे चोर समझा गया और फिर जब ये बात पता चल गई कि मैं चोर नहीं हूँ तब भी मुझे बारिश ही में वहाँ से भगा दिया गया और उसके बाद यहाँ पनाह ली और रमज़ान के आदमी ने ना जाने क्यों मेरी बड़ी मरम्मत की। हाँ, कराची में इंसान बहुत कम हैं और जो हैं वो भी गैर इंसानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। खैर छोड़ो, तुम क्या बता रही थी? तुमने पूछा था ना कि मेरा दिल भी चाहने लगा कि किसी को अपनी कहानी सुनाऊं। बहुत मुख्त सिर है। कराची में आई, मेरी माँ और सौतेला बाप साथ था। हमारा भी एक गांव था और मेरा मंगेतर सरवर वहाँ रहता था। लेकिन सौतेले बाप की बुराइयों ने हम सब से सब कुछ छीन लिया। वो जवारी और शराबी था। मुझे और मेरी माँ को कराची यह कहकर लाया था कि यहाँ आकर वह मेहनत मजदूरी करेगा, मेरी शादी करेगा और हम लोगों को इंसानों की ज़िंदगी देगा, लेकिन जो खुद इंसान ना हो। छमिए की आवाज़ें आंसुओं में डूब गई। और फिर क्या हुआ? उसने रहने के लिए एक खोली तलाश की और काम की तलाश में निकल गया। रात को दारू पीकर वहाँ आया और उसके बाद उसका यही मामूल बन गया। हम दोनों फाके करने लगे। तब एक शाम वो खुश वापस आया और उसने खुशखबरी सुनाई कि काम मिल गया और काम रात को खुद हमारे घर आ गया। मेरे बाप ने मेरी माँ को काम के हवाले कर दिया और जब काम वापस गया तो मेरी माँ के निढाल बदन के पास 50 रुपये रखे हुए थे। तब हमारी दुकान खुल गई और 50 रुपये की रोज़ की आमदनी होने लगी। वो मेरी माँ को हर आवाज़ बंद करने पर कादर था। वो हर एहतजाज की गर्दन दबाने की कुव्वत रखता था। खोली की जगह एक मकान किराए पर ले लिया गया क्योंकि अब 50 रुपये की आमदनी थी। फिर यहाँ जुआ भी खेला जाने लगा और किसी जवारी ने ही उसे मेरी तरफ मतवज्जा किया। उसके ख्याल में मैं 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये रोज़ की चीज़ थी, लेकिन 50 रुपये के नोट ने उस ख्याल से सख्त बगावत की और मेरे सामने सीना सुपर हो गया। नशे में डूबे हुए मेरे बाप ने एक लंबे चाकू से 50 रुपये के नोट में लातादाद सुराख कर दिए और उसके नतीजे में गिरफ्तार हो गया। कानून वाले सिर्फ ये जानते थे कि एक मुजरिम ने कानून के पेट में चाकू उतार दिया है, चुनाचा उसको सज़ा दी जाए। सो उन्होंने सज़ा दे दी। मैं तो सिर्फ उस कहानी की एक वर्क थी जिसे पढ़कर छोड़ दिया गया। मेरे बारे में किसी ने गौर नहीं किया और कातिल को सज़ा देकर सब पुरसकून हो गए। मेरे बाप को फांसी दे दी गई, लेकिन मेरी गर्दन में लिपटी हुई रस्सी की गिरा किसी ने तंग नहीं की। सिर्फ एक बड़ा आदमी था और उस पूरी दुनिया में उसका नाम था रमज़ान। उसके भी मेरे बाप से तल्लुकात थे क्योंकि वो भी जुए का शौकीन था। चुनाचा अज़राहे हमदर्दी वो मुझे अपने साथ ले आया। उसके ख्याल में मैं बागवान हूँ। जब से यहाँ आई हूँ उसका कारोबार खूब चल गया है और अब वो साहब हसीयत है और उसके बयान के मुताबिक हसीयत बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और उसमें काम के लोगों को खुश करना होता है और मैं खुश करने के काम आती हूँ। क्या समझे? वो हंस पड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक सीधा साधा आधा आदमी ज़रूर था, लेकिन जज्बात से आरी तो नहीं था। छमिए कितनी मजलूम थी, कितने लोगों के जुल्म सितम का शिकार, और मैं उसे हमदर्दाना निगाहों से देखता रहा। तुम्हारा नाम सरवर है। मेरे मंगेतर का नाम भी सरवर था। ना जाने कितने दिन तक वो मुझे याद करता रहा होगा और उसके बाद वो तुम्हें कभी नहीं मिला। मैंने पूछा। खुदा ना करे वो तड़प कर बोली और मैं ताज्जुब से उसे देखने लगा। क्यों? वो नेक इंसान था, फरिश्तों की तरह मासूम। खुदा ना करे कि वह मुझे जैसी बुरी औरतों से मिले। उससे लहजे में बड़ी मोहब्बत थी। फिर वो उठ गई। अच्छा मैं चलती हूँ, खाना वगैरह पकाना है। मैंने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उसे जाते देखता रहा।
रमज़ान के बारे में मेरे ख्यालात पहले ही अच्छे नहीं थे, अब और ख़राब हो गए, लेकिन बहरहाल उस वक़्त उन बातों पर गौर नहीं किया जा सकता था। दोपहर को खाने के वक़्त रमज़ान मौजूद था। मुझे देखकर मुस्कुराया और छमिए की तरफ देखकर बोला, छमिए, लौंडा खुश है ना? मैं क्या जानूं, वो बोली और रमज़ान ने हाथ रोक लिया। तो और कौन जानेगा? रमज़ान गुराए और छीमे सहम गई। मेरा मतलब है कि तुम इनसे तो पूछो। क्यों सरवर, तू खुश है ना? बहुत रमज़ान भैया, तुम बड़े नेक इंसान हो। मेरी इस बात पर रमज़ान ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। नेक होगा तो खुद आइंदा ये गाली कभी मत देना। बेटे, ये कराची है, यहाँ नेक होना सबसे बड़ी गाली है। जो नेक है वो भीख मांगता है और दूसरों के आगे गड़गड़ाता है, लेयारी की झोंपड़ियों में रहता है और उसके घर के तमाम लोग बीमार होते हैं और उनकी दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, समझा? वो ज़िंदगी पर बोझ होते हैं और ज़िंदगी उन पर बोझ होती है। फिर तो मुझे ये गाली क्यों दे रहा है? मैं तअज्जुब से रमज़ान की शक्ल देखने लगा। छोड़, खाना खा और थोड़े दिन के बाद सब कुछ मालूम हो जाएगा। कल से काम शुरू करना है तुझे। ठीक है रमज़ान भैया, मैंने जवाब दिया और खामोशी से खाने में मसरूफ़ हो गया। दूसरे दिन रमज़ान ने मुझे एक दूसरे शख्स के सुपुर्द कर दिया जिसका नाम मजीद था। मजीद, इसे सेक्टर नंबर 4 के अड्डे दिखा दो। सेक्टर 4 की सप्लाई कल से ये करेगा। ठीक है, मजीद ने कहा और मैं मजीद के साथ बाहर निकल आया। मजीद काफ़ी हंसमुख आदमी था। वो मुझे रास्तों के बारे में बताता गया। बसों में सफ़र किया और घर से बाहर की कराची मुझे वाकई बहुत पसंद आई। यहाँ ज़िंदगी के लिए बेशुमार दिलचस्पियाँ थी। मजीद मेरे सवालात पर दिल खोल कर हंस रहा था। यहाँ तो हर जगह मेला लगा रहता है, क्या इन लोगों को घरों में कोई काम नहीं होता? मैंने पूछा। काम तो घरों से बाहर होते हैं यार, मजीद ने जवाब दिया। हमारे यहाँ तो मेलों में इतनी रौनक नहीं होती, तुम्हारे यहाँ की क्या बात है? मैं मजीद के समझाए हुए रास्ते अच्छी तरह ज़हनशीन कर रहा था। मैं बहरहाल होशियार था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। बिल्डिंगों और हंगामे के इस शहर की रंगीनियाँ अब मेरे इल्म में आ रही थी और उनसे वाक़फ़ होने के बाद कराची मुझे बुरा नहीं लगा। दोपहर के खाने के वक्त तक हम वापस आ गए। क्यों पटोले, कैसी लगी कराची? अच्छी है रमज़ान भैया, अब तूने काम सीख लिया है। भैया का रिश्ता ख़त्म, अब तू मुझे दादा कहा कर। दादा? मैं हंस पड़ता, मगर तुम मेरे बाप से भी बहुत छोटे हो। क्या मतलब, दादा कहाँ से हो गए? उल्लू है साले, दादा बदमाश को कहते हैं। मगर तुम तो बड़े नेक आदमी हो रमज़ान भैया, और तुमने मेरी मदद की है, वरना यहाँ तो मैं बेसहारा था। अब फजूल की बहस किए जाएगा, बस जो कहा गया है वही ठीक है, और उस ख्याल को दिल से निकाल देना कि मैं नेक आदमी हूँ। दूसरी बार तूने मुझे नेक कहा है, तीसरी बार तेरे मुंह से ये लफ्ज़ ना निकले। ठीक है मेरे बाप के बाप, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और रमज़ान हंस पड़ा। रास्ते याद हो गए हैं ना तुझे? हाँ, जो मजीद ने बताए हैं वो तो याद हो गए। बस ठीक है, आराम कर, रमज़ान ने कहा और वहाँ से चला गया। मैं भी अपने कमरे में आ गया और वैसे मैं खुश था कि मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं भी अब ज़रूर बड़ा आदमी बन जाऊँगा, और ना जाने मेरी आंखों में कितने ख्वाब लहराने लगे। इन ख्वाबों में डूबा हुआ था कि छमिए आ गई और मैं उठकर बैठ गया। थक गए हो सरवर? उसने प्यार भरे लहजे में पूछा। अरे नहीं, थकने का क्या काम, और फिर चलना तो बिल्कुल नहीं पड़ा, जबकि अपनी बस्ती में मैं 20-20 कोस पैदल चल लेता था। पाँव दबा दूं? छमी ने मेरी पैंती में बैठते हुए कहा। ओह नहीं, मैं उछल पड़ा और मैंने कहा कि कभी पाँव नहीं दबाए। अच्छा दबवा लो, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली। कहा क्यों? बस मेरा दिल चाह रहा है। ईमान से छमिए, मेरी गुदगुदी होती है, तुम रहने दो, ऐसे ही बैठो। बस मुझे तुम्हारे नाम से मोहब्बत हो गई है। टूटी हुई यादों को ऐसे ही जोड़ने में लुत्फ़ आ जाता है। शायद तुम अपने मंगेतर की बात कर रही हो। हाँ, तुम दोबारा अपनी बस्ती में चली जाएं छमिए। उस वक़्त इस काबिल नहीं थी, और जिस वक़्त इस काबिल हुई तो बस्ती मेरे लिए बहुत मुतबरक थी और मैं उसे गंदा नहीं कर सकती थी। ओहो, मैंने गर्दन हिलाई और खामोश हो गया। इस औरत की हालत देखकर दुख होता था, लेकिन मैं क्या और मेरी बसात क्या। देर तक खामोशी रही और फिर मैंने पूछा, रमज़ान क्या कर रहा है? सो रहा है। वैसे अब उसे मेरी फिक्र नहीं रहती। शुरू के कुछ दिनों में उसके लिए दिलकश रही, अब तो सिर्फ एक ज़रूरत हूँ। वो तुमसे कुछ नहीं कहता। अब वो मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। शहर में उसके कई मकान हैं, जहाँ चाकीवाड़ा में एक होटल है और भी बहुत कुछ है। शहर में उसकी कई औरतें रहती हैं जिनसे वह दिल बहलाता है और उनका खर्च उठाता है। और फिर वो यहाँ क्यों रहता है? यहाँ, वो उलझे हुए अंदाज में बोली, यहाँ काम जो होता है। कौन सा काम? ये मुझसे मत पूछो, उसके लिए काम करते रहे तो खुद ही सब कुछ जान जाओगे। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया और मैं भी खामोश हो गया। दूसरे दिन से मैंने काम शुरू कर दिया।
कोई खास काम नहीं किया था। पहले मैं खास किस्म का थैला लेकर एक दुकान पर गया जहां वो शख्स मौजूद था जिससे पहले दिन मेरी मुलाकात कराई गई थी। उसने मुझसे सलाम दुआ की और फिर अंदर ले गया। फिर थैले में मैंने उसके सुपुर्द कर दिया और उसने मुझे 300 रुपये दिए और फिर बोला, कल के लिए 6 का ऑर्डर है, दादा को बता देना। मैंने गर्दन हिलाई और वापस कब्रिस्तान आ गया। रमज़ान मौजूद था और मैंने पैसे उसे दिए और दुकानदार की बात दोहराई। ठीक है बेटा, अब तुम बड़ी क्रेट ले जाओ और 3 दुकानों पर घूम आओ। जो जितना माल ले दे आना और पैसे नकद। अगर कोई साला उधार करे तो मना कर देना। मगर मुझे कीमत कैसे मालूम होगी दादा? एक बोतल 30 रुपये की, बस ये हिसाब है। ठीक है, और उसमें बोतलें होती हैं। अब एक गामड़ कहीं का, बस अब जल्दी कर, सेक्टर नंबर 4 पूरा करना है, मगर होशियारी से, बड़ों की निगाहों से बचकर। ठीक है दादा, मैंने गर्दन हिला दी और दोबारा निकल आया। रास्ते में मैंने एक मुन बोतलों को देखा जिनमें रंगीन पानी भरा हुआ था। ना जाने क्या चक्कर था। बहरहाल मैंने दादा की हिदायत के मुताबिक बोतलें सप्लाई कर दी और रकम वसूल करके वापस आ गया। शाम को 4 बजे तक मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया और तकरीबन 1000 रुपये वसूल करके दादा को दे दिए। आखिरी बार जब मैंने दादा को पैसे दिए तो मुस्कुराया। जानता है आज तूने क्या कमाया? उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। 1000 रुपये का माल बेचा है। तूने 3% के परसेंट तेरा, यानी 30 रुपये। जितना काम बढ़ाएगा उतने ही ज़्यादा कमाएगा। कैसा धंधा है? और उसने 10-10 के 3 नोट मेरी तरफ बढ़ा दिए और मेरा दिल धक से हो गया। एक दिन की कमाई 30 रुपये, जबकि मेरे बाप को चौधरी साहब के यहाँ काम करने की तनख्वाह एक महीने में 50 रुपये मिलती थी। मैंने लरजते हाथों से नोट ले लिए। मगर दादा, मैंने आहिस्ता से कहा, कम लग रहे हैं, दूसरे को 5% देता हूँ, मगर तूने आज काम शुरू किया है, बाद में बढ़ा दूंगा। ये बात नहीं दादा, फिर क्या बात है? ये पैसे रहने दो, मैं यहाँ रह रहा हूँ, खा रहा हूँ। इतने से काम के पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगता। बना साला नेक। अबे मैंने कह दिया है, यहाँ आया है तो आदमी बन आदमी। नेक बनकर कुछ नहीं मिलेगा। खाना और रहश मुफ्त है तेरी। देखता जा तुझे क्या से क्या बना देता हूँ। रख ले पैसे और ऐश कर। कराची बड़े ऐश की जगह है। रमज़ान ने कैकल गाकर मेरे शाने पर हाथ मारा और मैंने ममनून निगाहों से देखते हुए पैसे जेब में रख लिए। उस शख्स के बारे में मैं दोहरे ख्यालात में उलझ गया। मेरा जिस तरह काम आया था उसकी वजह से मैं उसका ममनून था, लेकिन शमी ने जो कुछ सुनाया था उसके मुताबिक वो बेहद ख़राब आदमी था। बहरहाल दूसरे दिन से मैंने नहायत तेज़ी के साथ काम शुरू कर दिया। आज रमज़ान ने मुझे हिदायत भी नहीं दी थी और मैंने खुद काम किया था। रमज़ान 11 बजे के करीब चला गया। शाम को जब वो वापस आया तो मैंने 1600 रुपये उसके हाथ पर रख दिए और उसने 48 रुपये मुझे दे दिए। 2 ही दिन में मेरे पास 72 रुपये जमा हो गए। खाना वगैरह में से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। दूसरा कोई खर्च नहीं था और मैंने पूरे लगन से काम करने लगा। अभी तक मैंने कराची का एक मखसूस इलाका देखा था। रमज़ान के लिए बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन मैं अभी सेक्टर नंबर 4 ही में था। अलबत्ता मेरी खुशनसीबी थी कि इस इलाके में माल की सप्लाई बढ़ गई और सिर्फ एक हफ्ते में मेरी जेब में तकरीबन 400 रुपये जमा हो गए। मैंने ये पैसे छमिया के पास रखवा दिए। उस दिन जब मैंने पैसे छमिया को दिए तो मुस्कुराते हुए बोली, ये पैसे क्यों जमा कर रहा है सरदार सरवर अली? बस छमिए, 500 रुपये पूरे हो जाएंगे तो घर भिजवा दूंगा। और तुम नहीं जानती मेरे माँ बाप को पैसे की कितनी ज़रूरत है। मेरी बहनें जवान हो गई हैं और उनकी शादी की फ़िक्र करना है मुझे। अच्छा, बड़ा नेक इरादा है। और तुम ये पैसे कब भिजवाओगे सरवर? 2 दिन के बाद 100 रुपये और जमा हो जाएंगे छमिए, और तीसरे दिन डाक खाने चला जाऊंगा। थोड़ा सा नेक काम मुझे करने दोगे सरवर? क्या मतलब? मेरी तरफ से इन पैसों में थोड़ा सा इजाफा कर लेना। अरे नहीं छमिए, तुम्हारा शुक्रिया। इतने एहसानात ना करो मेरे ऊपर कि मैं उनके बोझ तले दब जाऊं। तुम्हारी मर्जी सरवर, मैं तो तुम्हारे अपनों में शामिल होना चाह रही थी। इस दुनिया में मेरा है ही कौन? और तुम भी मुझे यह हैसियत नहीं दोगे तो कोई ख़ास बात तो नहीं होगी। खुदा की कसम ये बात नहीं है छमिए। तो फिर थोड़ी सी खुशी मुझे भी दे दो, उसने अल्तजा अमीर लहजे में कहा। तुम्हारी मर्जी है, मैंने जवाब दिया। बस तो जब तुम पैसे जमा करने जाओ तो मुझे बता देना, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। 2 दिन के बाद पूरे 530 रुपये हो गए और मेरे दिलो दिमाग की हालत अजीब हो रही थी। गांव से आए हुए मुझे अभी 14 दिन हुए थे और इन 14 दिनों में मैं 500 रुपये रवाना कर रहा था। एक ऐसी नाकाबिल यकीन बात थी जिस पर खुद मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं जाने लगा और छमिया ने कुछ मुझे दिया, उसे देखकर तो मेरे आसान ही खता हो गए।
छमियों ने मुझे पूरे 2,500 रुपये दिए थे और ये हो गए पूरे 3,000। बस अब तुम जल्दी भाग जाओ और मनी ऑर्डर की रसीद लाकर मुझे दिखाओ। छमिए ये और मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, देखो वादा कर चुके हो सरवर। छमिए अजीब से लहजे में बोली, बहुत बड़ी रकम है छमिए, मेरे पास भी बेकार पड़े हुए हैं। सरवर रमज़ान को किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो ले जाएगा और जो रकम वो लेता है कभी वापस नहीं करता। इस तरह किसी के काम आ जाएगी, बस अब जाओ। और मैं ये अगर नकद रकम लेकर पोस्ट ऑफिस चल पड़ा। 3,000 रुपये का मनी ऑर्डर, मेरे हाथ कांप रहे थे। ना जाने मेरे वालिदैन पर क्या रद्द अमल हो। बहरहाल मैंने पैसे मनी ऑर्डर कराए और फिर बाहर बैठे हुए शख्स से एक खत भी लिखवाया। मैंने लिखवाया था, प्यारे अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम, आप लोगों से रुखसत होकर मैं खैरियत के साथ कराची पहुंच गया हूं। मेरी खुशकिस्मती की और आपकी दुआओं से मुझे नौकरी फ़ौरन ही मिल गई। बहुत अच्छी आमदनी है। मैं 3,000 रुपये भेज रहा हूं। आप ज़िम्मेदार साहब के पैसे वापस कर दें और बाकी पैसों से आपका जो दिल चाहे करें। मैं बहुत जल्द आपको और पैसे भेजूंगा। आप मेरे लिए दुआ करें और हाँ, अपना पता मैं बाद में आपको लिखूंगा। ज़िम्मेदार साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम कह दें। अम्मा को भी सलाम और दोनों बहनों को भी प्यार कह दें। आपका ताबेदार सरवर अली। खत डालते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं आंसू पूंछता हुआ निकल आया और थोड़ी देर के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। रमज़ान मौजूद नहीं था। शमी ने रसीद देखी और पूछा, कोई ख़त भी लिखा? हाँ, खैरियत का ख़त डाल दिया है। तुम्हारा पता क्या है, मुझे भी लिखवा दो। तुमको लिखना आता है छमिए? मैं उर्दू लिख पढ़ लेती हूँ, बाद में सीख ली थी। तब तो मेरे ख़त तुम ही लिख दिया करो। मुझे तो यहाँ का पता भी नहीं मालूम था, वरना ख़त में लिख देता। आइंदा ख़त तुम लिख देना और उसमें पता भी लिख देना। ठीक है, छमिए ने कहा और फिर बोली, मेरा तो ख्याल है कि तुम भी थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख लो। बड़ा दिल चाहता है छमिए, मगर कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा बहुत तो मैं ही सिखा दूंगी। कल जब बाज़ार जाओ तुम जो मैं लिखूं खरीद कर ले आना। छमिए एक बात बताओगी? पूछो। ये रमज़ान दादा मेरे हाथ क्या चीज़ भेजते हैं, मुझे आज तक पता नहीं चल सका। तुमने खुद कभी नहीं सोचा? लो, मैं क्या सोचता, मैंने मासूमियत से कहा। थोड़े दिन और सब्र कर लो, सरवर खुद समझ जाओगे। तुम अपनी ज़ुबान से नहीं बताओगी, चलो कोई हर्ज नहीं, कभी ना कभी तो मालूम हो जाएगा। मैंने हंसकर कहा और छमिए खामोश हो गई। लेकिन सारे ही राज मुनकशिफ होते जा रहे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठकर बाहर निकल आया। बाहर खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। तारीकी में डूबा हुआ कब्रिस्तान अजीब लग रहा था और मुझे एक दरख्त के नीचे रोशनी नजर आई और मैं उसे गौर से देखने लगा। दरख्त के नीचे एक बड़ी सी सफ़ेद कब्र थी। मुमकिन है इस कब्र पर किसी ने चिराग जलाया हो, लेकिन रोशनी एक लम्हे के लिए हुई थी और फिर बुझ गई और मैं हैरान रह गया। फिर रोशनी से एक हौला बरामद हुआ और बाहर निकल आया और रोशनी फिर मादूम हो गई। एक लम्हे के लिए मेरे पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। सैकड़ों ख्यालात मेरे जहन में आए और मैं कुरानी आयात पढ़ने लगा। लेकिन फिर और कुछ हुआ और जो हौला वहाँ से बरामद हुआ था उसने माचिस जलाई और फिर सिगरेट सुलगाकर उसके कश लेने लगा। पाक अरवाज सिगरेट नहीं पीती। मैंने सोचा और देर तक सिगरेट के जलते हुए सिरे को मुतहरक देखता रहा। जो कोई भी था दरख्त से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। फिर उसने सिगरेट फेंक दिया। एक बार फिर रोशनी हुई और हौला कब्र में घुस गया। देर तक मैं कश्मकश में रहा। दिल चाह रहा था कि करीब जाकर देखूं। हल्का सा खौफ भी था, लेकिन तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गया और मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैं दरख्त के नीचे पहुंच गया। कब्र के रखनों से रोशनी उभर रही थी और बड़ी अनोखी कब्र थी। हिम्मत करके मैंने उसे टटोला। एक कुंडा सा लगा हुआ था और मैंने उसे पकड़ कर खींचा तो कब्र का ढक्कन इतनी आसानी से उठ गया कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो पत्थर और सीमेंट की बजाय किसी और हल्की चीज़ का बना हुआ था और मैं एकदम रोशनी से नहा गया। लेकिन नीचे लोहे की एक सीढ़ी देखकर मेरी आंखें तज्जब से फैल गईं। अब इस पूरे राज को मालूम किए बगैर वापस जाना मेरे बस की बात नहीं थी। चुनाचा मैं कब्र में उतर गया। सीढ़ी नीचे तक गई थी और उसके बाद जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुकने लगी। बहुत बड़ा कमरा था और जिसमें अजीब अजीब चीज़ें लगी हुई थीं। 8-10 आदमी वहाँ काम कर रहे थे। आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था, लेकिन रमज़ान दादा वहाँ मौजूद था। फिर किसी ने मुझे देख लिया और अचानक सारा काम रुक गया। रमज़ान दादा सांप की तरह पलटा था। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खून नजर आया। उसने पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन फिर वो किसी कदर झंझला गया और मेरे नज़दीक पहुँच गया। तुम यहाँ कैसे आए? उसने करख्त लहजे में पूछा। वो बस मैं नींद नहीं आ रही थी। वो हरामजादी भी नहीं तुम्हें सुला सकी। गलती हो गई दादा, बाहर निकला था। कब्रिस्तान में एकदम रोशनी नजर आई और मैं यहाँ चला आया। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है ये दादा? किसी ने पूछा। उल्लू का पट्ठा है, यही रहता है।
मगर ये तो अच्छा नहीं हुआ दादा, गलत आदमी ना हो। बकवास मत करो, मैं जानता हूँ इसे, बेवकूफ़ ना होता तो अंदर किस तरह आ जाता, रमज़ान ने कहा। मगर दादा अब तो ये साला। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो और तुम मेरे साथ आओ, दादा ने मुझसे कहा और मैं उसके पीछे वापस बाहर निकल आया। तुमने जो हरकत की है उसके बदले तुम्हारी गर्दन भी काटी जा सकती है। मगर मैंने तो दादा। जिंदा रहना चाहती हो या ठंडा कर दूं, दादा गुर्राया। गलती हो गई, आइंदा इस तरफ कभी नहीं आऊँगा। मगर यहाँ तुम क्या कर रहे थे, मैंने पूछा और दादा कुछ सोचता रहा, फिर बोला, समझ में नहीं आता कि तेरे साथ क्या करूँ। सुन, आइंदा सिर्फ अपने काम से काम रखा कर, जितना तुझे बताया जाए, वरना इन कब्रों में खामोशी से एक कब्र तेरी भी बन जाएगी। हरामजादे, पहली और आखिरी बार माफ़ कर रहा हूँ, वरना। ठीक है दादा, मैंने जवाब दिया। हालांकि जिस तरह उसने मुझे गालियाँ दी थी, दिल तो यही चाह रहा था कि उसकी गर्दन दबा दूँ, लेकिन नतीजा, मैं वहाँ से चला आया, लेकिन वो अजीबोगरीब कब्र बुरी तरह मेरे जहन से चिपक गई। कब्रें उसी तरह खाली तो नहीं होती। उस छोटी सी कब्र के नीचे क्या हो रहा था, ना जाने कब तक मैं इस ख्याल में डूबा रहा था। फिर नींद आ गई। दूसरे दिन रमज़ान का मिजाज बहुत ख़राब था। सुबह को उसने नाश्ते पर मुझे बुलाया और सख्त निगाहों से देखकर बोला, रात को तूने जो हरकत की है सरवर, उसके नतीजे में होना तो ये चाहिए कि मैं तेरी ज़ुबान काट दूं, हाथ तोड़ दूं और आंखें फोड़कर किसी चौराहे पर भीख मांगने बिठा दूं। लेकिन साले ना जाने क्यों तेरे ऊपर रहम आ जाता है। मैं माफ़ी मांग चुका हूं दादा। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद ना करोगे और ये बात मेरे इल्म में होती कि वो कोई ऐसी जगह है तो कभी वहाँ ना जाता। मेरे सारे आदमी बिगड़ रहे हैं, वो सब तुझे कत्ल कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। मगर यहाँ ऐसी क्या ख़ास बात है दादा, है या नहीं है, लेकिन एक बात तू अच्छी तरह जान ले, अगर कभी तेरी ज़ुबान से किसी के सामने कुछ निकल गया तो फिर तुझे बचाना मेरे बस से बाहर होगा। वैसे भी साला अफसर तब्दील हो गया है। कौन सा अफसर रमज़ान, और मेरी बजाय छमिए बोल पड़ी। वही अपना यार जो आड़े वक्त में काम आता था, अब नया अफसर आया है, उसे हटाने में भी वक्त लगेगा। ओहो, वो कहाँ गया, छमिए ने पूछा। पता नहीं कहाँ गया, अब क्या मैं ड्यूटी इंचार्ज लगा हुआ हूँ, रमज़ान फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। छमिए खामोश हो गई। तूने सुन लिया कान खोल कर, रमज़ान फिर मुझसे बोला। अब कितनी बार कहूँ दादा, मान भी जाओ और मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और मैंने भी किसी कदर मुंह बनाकर कहा और दादा खामोश हो गया। बात आई गई होगी और मैंने हस्बे दस्तूर अपना काम जारी रखा। दूसरे हफ्ते भी मेरे पास तकरीबन 600 रुपये जमा हो गए। रमज़ान हिसाब किताब का ठीक आदमी था। शुरू में मुझसे नाराज़ रहा, लेकिन फिर ठीक हो गया। मेरी तकदीर से काम में कुछ तरक्की हो गई थी। चुनाचा दादा ने मेरा कमीशन भी बढ़ा दिया और उससे अच्छा काम मुझे ज़िंदगी भर नहीं मिल सकता था। एक दिन दादा बहुत खुश था और किसी कदर नशे में भी था और मेरे शाने पर हाथ रख कर बोला, कराची देखा, बस इतना ही देखा है दादा जितना तुमने दिखाया। तो घर में क्यों घुसा रहता है, बाहर निकल साला कंजूस कहीं का, बस और छमी ही के कलेजे से लगा रहता है। अबे बाहर और कुछ भी बहुत कुछ है। किसके साथ जाऊं दादा, हाँ नखरे तो साला लौंडियों की तरह करता है। अबे कपड़े बना, ऐश कर, पैसे जमा करने के लिए उम्र पड़ी है, गाना सुनने चला जा। ले चलोगे तो ज़रूर चलूँगा, मैंने जवाब दिया। शाम को तैयार रहियो, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। छमिए भी इस गुफ्तगू के दौरान मौजूद थी। जब दादा चला गया तो उसने पूछा, जाओगे रमज़ान के साथ? हाँ, कराची देखने को दिल बहुत चाहता है, किसी का साथ ज़रूरी है। क्यों, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? वहाँ से वापस आओगी तो पूछूंगी, शमी ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मेरे लाख पूछने पर भी उसने उस बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को मैंने अपने साफ कपड़े पहने और रमज़ान के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रमज़ान ने भी रंगीन कुर्ता शलवार पहना था, मूंछों पर ताव दिया और फिर पूरी तरह तैयार हो चुका और मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर मेरे साथ बाहर निकल आया। कब्रिस्तान से काफ़ी फासले पर एक सड़क थी। उस सड़क पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी को इशारा किया और टैक्सी नज़दीक आकर रुक गई। नेस्पियर रोड, रमज़ान टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए बोला और मुझे भी नज़दीक बैठने का इशारा किया। टैक्सी चल पड़ी और मेरे काम के सिलसिले में मुझे जितना इलाका सौंपा गया था, उसके बाद आज पहली बार मैं कराची के कुछ दूसरे हिस्से देख रहा था। टैक्सी का सफ़र खासा तवील था और फिर वो एक ऐसे बाज़ार में आकर रुक गई जहाँ बहुत रश था। चारों तरफ गाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ, ट्रक, बसें आ जा रही थी। ये सड़कें कराची की दूसरी सड़कों की बनिस्बत कुछ कम चौड़ी थी और यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ही गहमा गहमी थी। रमज़ान मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और फिर वो एक अजीब से इलाके में पहुँच गया। गाने बजाने की आवाज़ें कान में पड़ रही थी। छोटे दरवाज़ों पर पड़ी हुई
चुकों के पीछे रंगीन चेहरे न जाने किसे इशारे कर रहे थे। रमज़ान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर वो एक जीने के पास आकर रुक गया। आजा बटोले, उसने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर घसीटते हुए कहा और मैं उसके साथ ऊपर चला गया। अजीब सी जगह थी। 4 दरवाजे थे जिनके सामने जूतों के अंबार लगे हुए थे। उनमें से एक दरवाजे से रमज़ान अंदर दाखिल हो गया। अंदर से हारमोनियम और तबले की थाप सुनाई दे रही थी। मैंने बड़ी अजीब सी निगाहों से उस माहौल को देखा। कई तमाशबीन बैठे हुए थे और एक रकासा उनके दरमियान रक़्स कर रही थी। साजिंदे साज बजा रहे थे। कुछ और रकासाएँ बैठी हुई थी और गाना हो रहा था। ना जाने क्यों मुझे यह माहौल ज़रूरत से ज़्यादा बेबाक महसूस हुआ। चौधरी फजल इलाही के बेटे की शादियों में भी गाने बजाने का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन वहाँ मैंने ये सारी बातें महसूस नहीं की थी। यहाँ का माहौल तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बेबाक था और मैं कोने में सिमट कर बैठ गया। बड़े दिनों के बाद आए हो रमज़ान दादा, एक औरत जो खासी उम्र रसीदा थी रमज़ान के पास बैठते हुए बोली। फुर्सत ही कहाँ मिलती है, बस तेरी याद यहाँ खींच लाई, चले आए, रमज़ान ने जवाब दिया। ये कौन है? पटोला है, पटोला। रमज़ान प्यार से मेरी जन्म देख कर मुस्कुराया। खूब, जब तुम्हारा पटोला है तो हमारा भी है। औरत ने मुस्कुराकर मेरा रुखसार नोच लिया और मैं अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। मेरा दिल इस माहौल को कबूल नहीं कर रहा था। एक अजीब सी घुटन का एहसास हुआ, लेकिन मुझ में उठकर भागने की हिम्मत भी नहीं थी। रमज़ान ने जेब से नोटों के गुड्डी निकालकर बाहर रख ली और उन नोटों में से एक नोट फाड़कर रकासा की जनब इशारा किया और रकासा उसके सामने पहुंच गई। गाने के वो बोल जो दोहरा रही थी हमारे सामने दोहराने लगी, लेकिन उसका अंदाज बड़ा ही अजीब और बेहिजाब था। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि सही महीनों में ये जगह बैठने के काबिल नहीं। शम्य ठीक ही कहती थी। एक के बाद एक गाना होता रहा। रकासा अदाएं लुटाती रहीं। तमाशबीन उन पर नोटों की बारिश करते रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन सारी बातों से क्या हिफत उठाया जा रहा है, सिवाय इसके कि दौलत ज़ाया की जाए। रमज़ान ने जितनी दौलत उस रकासा को दे दी, मेरा ख्याल है कि इतनी दौलत तो बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बना सकती थी। चुनाचा मैंने फैसला कर लिया कि अगर रमज़ान कभी दोबारा इस तरफ आएगा तो मैं उसके साथ साफ आने से साफ इनकार कर दूंगा। बहर सूरत न जाने रात का क्या बज गया। रमज़ान ने मेरी तरफ देखा और आंख दबाकर बोला, पसंद आई है कोई? क्या? और मैंने अहमकाना अंदाज में मुंह खोल दिया। जो पसंद आई है उस पर हाथ रख दे, उठा कर ले चलेंगे, रमज़ान ने कहा और मैं चौंक गया। मगर क्या चीज़ दादा? मैंने बुखराए हुए अंदाज में पूछा और रमज़ान का ज़ोरदार कहका गूंज उठा। अबे साले, रहा ना गामड़ का गामड़, अबे इनमें से कोई लौंडिया तुझे पसंद नहीं आई? उसने सवाल किया। नहीं दादा, वापस चलो। हूँ, और साला छमिया ही का ही होकर रह गया है, रमज़ान ने तंजिया अंदाज में कहा और सीढ़ियों से नीचे उतराया। टैक्सी जब कब्रिस्तान की तरफ दौड़ रही थी तब मैंने रमज़ान दादा से कहा, दादा अभी तो तुमने एक बात कही थी, क्या? और उसने तरंग में पूछा। तुमने कहा था कि दादा कि मैं छमिया का ही होकर रह गया हूँ। हाँ, तो और क्या? अबे दुनिया बड़ी वसी है और फिर छमिया ही में क्या रखा है? अबे बाहर निकल, देख तमाशे दुनिया में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, रमज़ान ने अजीब से अंदाज में कहा और मैं उसकी सूरत देखने लगा। लेकिन दादा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने किसी कदर एतमाद से कहा। रमज़ान मुझे देखने लगा। बता, क्या बताना चाहता है? मैंने छमिया को हमेशा तुम्हारी औरत समझा है और दादा मेरे ज़मीर ने कभी इस बात को कबूल नहीं किया कि तुम्हारी औरत पर बुरी निगाह डालूं। अगर कभी यह साबित हो जाए कि मैं छमिया से कोई बदसलूकी की है तो खुदा की कसम अपनी आंखें हाथ से निकालकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। अबे, और दादा ने हैरत से मुझे देखा। अबे गद्दे, ये तुझसे किसने कहा था कि छमिया मेरी औरत है? रमज़ान दादा ने कहा हो या ना कहा हो, और मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा और ये फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है। दादा पहले तो मैं उसे तुम्हारी बीवी ही समझता था और जब मैंने उसे तुम्हारी बीवी समझ लिया तो फिर उसकी तरफ गलत निगाहों से देखने का क्या सवाल। धत तेरे की, अबे दादा की 32 बीवियां हैं मगर एक भी नहीं है। और सुन, अगर मेरे दिल में उतर गया तो 32 की 32 तेरी। वैसे तूने अच्छे जज्बे का इजहार किया है, मैं उससे खुश हुआ हूँ, रमज़ान दादा ने कहा। टैक्सी कब्रिस्तान में रुक गई और रमज़ान बिल अदा करके मेरे साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों घर में दाखिल हो गए। छमिया जाग रही थी। खाना ले आऊँ? उसने पूछा। मैं नहीं खाऊंगा, इसे खिला और सुन, दादा ने कहा और छमिया उसे देखने लगी। ये जवान पसंद नहीं आया तुझे? क्यों? छमिया ने अजीब से लहजे में पूछा। दादा ने हंसते हुए कहा और छमिया ने गर्दन हिला दी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। दादा बाहर निकल गया और छमिया शायद बोर्ची खाने की तरफ। थोड़ी देर के बाद वो खाना ले आई। ज़रूरत से ज़्यादा खामोश थी। मेरी तरफ देखकर बोली, खाना खा लो।
तुमने खा लिया छमिए? हाँ, और मेरे साथ थोड़ा सा खा लो। नहीं, मैं खा चुकी हूँ। फिर मैं भी नहीं खाता, मैंने कहा, और उसने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। ले जाऊं उठाकर? हाँ, और छमी ने खाने की ट्रे उठाई और बाहर निकल गई। मैं जानता था कि वो गलतफहमी का शिकार हो गई है, लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर। लेकिन थोड़ी देर के बाद छमिया वापस आ गई और उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर मेरी तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर अजीब सा सकूत छाया हुआ था। लेकिन दूसरी लम्हे उसने जो कुछ किया उससे मेरी हालत गैर हो गई। उसने एक झटके से अपना और मेरा लिबास उतार दिया और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। इन बंद आंखों में एक चमकदार ह्योला रखता था और वह सब कुछ जो मैंने कभी नहीं देखा था मेरी बंद आंखों में कूद रहा था। फिर मैंने उसे बेलबास वजूद को अपने नज़दीक पाया और उसका बदन मेरे सीने पर था। मैं बेजान हो गया था, मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट थी। मैं जानती हूँ कि तुम सो नहीं गए।